स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध। इस समय आपको पता ही है कि 17 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा जो है, जिसमें हिंदी आपका पेपर है, और लगातार 3-4 दिनों से वीडियो पब्लिश किया जा रहा है रिवीजन का, जिसमें आपके पाठ्यक्रम के जितने उपन्यास हैं उनका रिवीजन कराया गया, जितने नाटक हैं उनका रिवीजन कराया गया, जितनी कहानियां हैं उनका रिवीजन कराया गया, और आज जो 11 निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं उनका रिवीजन कराया जा रहा है। जिनमें से जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि 6 निबंध का रिवीजन कराया गया, वो कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर द गुरु एकेडमी पर आप देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इससे पहले वाले पार्ट में दिल्ली दरबार दर्पण निबंध हो चुका, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति निबंध, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध, कविता क्या है निबंध हो चुका, और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये 6 निबंध मैंने पहले भाग में कराया, जो कि कंपटीशन एकेडमी चैनल पर आप देख सकते हैं। PDF भी सभी लोगों को सुबह उपलब्ध करा दिया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यदि आपको भी PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 805258 40004 इस नंबर पर अपना नाम लिख के आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भी ये PDF उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ रात में 9 बजे आप देखेंगे कि 9 से 10 या पौने 10 लगभग ऐसे होगा, 1 घंटे 45 मिनट, सवा घंटे ऐसे लाइव क्लास होती है। तो जो 11 निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न रात में 9 बजे लाइव कक्षा में कंपटीशन एकेडमी चैनल पर होगा, वीडियो पब्लिश रहेगा। आप चाहे तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, जिसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो विद्यानिवास मिश्र का है, इससे पहले मैंने आपको विद्यानिवास मिश्र के और भी कई निबंधों के बारे में चर्चा की है। विद्यानिवास मिश्र के और भी निबंधों के बारे में, जैसे रहमन पानी राखिए, तुम चंदन हम पानी, जो विद्यानिवास मिश्र का है, ये भी मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया। हल्दी दूब और दधी अक्षत विद्यानिवास मिश्र का। सांची कहो ब्रजराज तुम्हें रतिराज किंधो ऋतुराज कियो है विद्यानिवास मिश्र का। वसंत ना आवे, यानी वसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं, ये तो आपको पता ही होगा, नाम सुने होंगे। लेकिन विद्यानिवास मिश्र का वसंत ना आवे निबंध। प्यारे हरिश्चंद्र की कहानी रह जाएगी विद्यानिवास मिश्र का निबंध। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। विद्यानिवास मिश्र के बारे में मैंने पूरी रचना आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर सिर्फ बात करना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें राम के वनवास के बहाने बच्चों का परदेश जाना, कौशल्या के बहाने माता का दुख प्रस्तुत किया गया है। इसमें राजा का मुकुट भारी होना, दर्द से कराहना आदि पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से यथार्थ जीवन को समझाने का प्रयास किया गया है। इस निबंध में बताया गया है कि वर्षा होने पर माताएं बच्चों को याद करके माता कौशल्या की तरह गीत गाती हैं कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे से नुरवा, ताराम घर लौटी हैं। तो यहाँ पर जो पटुकवा की बात हुई है, इस पटुकवा का आशय जानते हैं? पटुकवा मतलब होता है दुपट्टा, सेनुरवा मतलब होता है सिंदूर, तो ये सिंदूर होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें लेखक का एक पुत्र है जो किशोरावस्था में है। एक रात वो लेखक के घर आए एक मेहमान लड़की के साथ, मेहमान लड़की का नाम कृष्णा है, यहाँ पर देखिए मैंने आगे दिया है। आए मेहमान लड़की के साथ संगीत के कार्यक्रम में जाता है। वहाँ से लौटने में देर हो जाने पर लेखक विचारों की दुनिया में खो जाता है। लेखक भारतीय समाज में फैले पीढ़ियों के अंतर पर विचार करता है। एक ओर जहाँ पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करती है, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को रूढ़िवादी समझती है। इस निबंध में बताया गया कि मेहमान लड़की कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है और लड़का
यानी लेखक का पुत्र संकट बोध की कविताएं लिखता है। तो ये इस निबंध में बताया गया। इस निबंध में लड़की की जो तुलना की गई है वो धोबी की मुटरी से की गई है। कहा जाता है कि जैसे जो मेहमान लड़की है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध पर कविताएं लिखता है, लेकिन कहा गया पर लड़की का ख्याल आते ही चिंता हो जाती है कि गली में जाने कैसे कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना हो, या भीतर अनायास ही अपराधी होने का भाव जाग जाता है। कहते मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी, पराई लड़की है, घर आई कहीं कुछ हो जाए। तो जहाँ पराई लड़की वहाँ कहा गया, वहीं उन्होंने बताया कि और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। संगीत कार्यक्रम में गए लड़के और लड़की 7 घंटे बाद वापस आते हैं। कितने घंटे बाद? तो 7 घंटे बाद वापस आते हैं। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं बल्कि संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। और इसी में जो और गीत हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब तो एक ट्रेंड चल गया है गीत पूछने का, नाटक का गीत या कहानी का गीत, कौन सा किसमें गीत है। तो जो पहला गीत है वो यही है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, ताराम घर लौटी हैं। और इसी के अलावा इसमें दूसरा भी गीत है कि लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी, जोग जंतु समपुर नर नारी, डरप ही एक निहारी, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता, और वागन विटप बेल कुम्हलानी, सरित सरोवर देखे जानी जाही। तो ये कहा गया है इसमें। इसके अलावा एक पूरा यत्र स्रोत जो श्लोक है वो भी कहा गया कि विपर्यायाम या तो घन विरलक्षावा चित्रुहायाम। तो ये जो एक श्लोक है वो भी कहा गया है, हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे श्लोक तो इतना जल्दी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन दोनों पंक्तियों को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, संक्षिप्त विवरण चल रहा है भाई। एक दिन में आपको 11 निबंध देने हैं, 2 लेक्चर में वो भी, और जब 6 महीने का बैच होता है जिसमें एक निबंध एक दिन में कराया जाता है। अब एक निबंध जब कराते हैं तो उस निबंधकार की जितनी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं के बारे में पूरा बताते हैं, और फिर उस निबंध के बारे में क्या कैसे एक एक पॉइंट पर जिक्र की जाती है। कहाँ एक निबंध आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट में समाप्त कर दिया जाता है, और कहाँ एक निबंध 1-1 घंटे चलता है। तो अंतर तो हो ही जाएगा भाई। 6 महीने की चीज़ आप 5 दिन में सीखेंगे, 5 दिन में जानेंगे, तो उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है वही जान पाएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो मजदूरी और प्रेम निबंध, जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है, मजदूरी और प्रेम निबंध, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजदूरी और प्रेम निबंध सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध है। इस निबंध में 8 शीर्षक हैं, जिसके तहत मनुष्य की समस्त जीवन शैली, खासकर ग्रामीण और किसानों का वर्णन किया गया है। संपूर्ण असल मनुष्यता को उजागर करने वाला यह निबंध आत्मव्यंजक निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह का यह निबंध है, जिसमें क्रम से आत्मव्यंजक जो निबंध की बात आती है कि आत्मव्यंजक निबंध की श्रेणी में आता है। ऐसे ही ललित निबंध का नाम भी आपने सुना होगा। ललित निबंध नाम सुना है ना आप लोगों ने। ललित निबंध पर आपने देखा है कि ललित निबंध किसे कहा जाता है, कई लोगों ने कहा भी है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि शास्त्र वृषभ की आनंद जुगाली का नाम ललित निबंध है। जब ललित निबंध की बात आती है तो मैं बता दूं आपको कि शास्त्र लिख लीजिए, लिखना है, शास्त्र वृषभ की आनंद जुगाली का नाम है ललित निबंध। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो निबंध काव्य और शास्त्र दोनों को
जो निबंध काव्य और शास्त्र दोनों को एक साथ लेकर चले वही ललित निबंध है। वहीं विद्यानिवास मिश्र ने कहा है कि ललित निबंध व्यक्ति व्यंजक निबंध है। यहाँ आत्मव्यंजक की बात हो रही है कि हमारा आत्मव्यंजक निबंध है, लेकिन व्यक्ति व्यंजक निबंध यानी ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंध किसने कहा? तो विद्यानिवास मिश्र ने कहा। विद्यानिवास मिश्र ने कहा है। तो इसमें जो निबंध दिए गए उनका क्रम है, क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। क्रम पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला हल चलाने वाले का जीवन, फिर गड़रिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। और इन्हीं में से कथन भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। और इन्हीं से आप देखेंगे कि अंश लिया गया यहाँ पर कि मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। जब कभी मैं इन बेमुकुट गोपालों यानी किसान को देखता हूँ, किसान को बेमुकुट गोपाल किसने कहा है या बेमुकुट गोपाल किसे कहा गया है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखता हूँ तो दर्शन करता हूँ तो मैं देखता हूँ या दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। ये किसान प्रकृति के जवान साधु हैं, यानी प्रकृति का जवान साधु किसे कहा गया? किसानों को। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करते हैं, मूक प्रार्थना, मूक भाषा, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद में जो दूसरा है गड़रिये का जीवन, उससे ये कथन है कि वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना, इस दारे फ़ानी में ये पंक्ति कही गई। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। तो ये पंक्तियाँ कही गई गड़रिये का जीवन शीर्षक में। मजदूर की मजदूरी शीर्षक में आप देखेंगे कहा गया कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम भावना से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं, वह तो दोनों ही ईश्वर के हैं। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। और आप देखेंगे परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। ऐसे प्रेम और मजदूरी की अगर बात करें तो इस शीर्षक में कहा गया कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। मजदूरी और कला शीर्षक में कहा कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ऐसे मजदूरी और फ़कीरी का ये कथन है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, इन सब में ये कहा गया है। कुबेर नाथ राय जिनका निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास है, जो कि मराल निबंध संग्रह में संकलित है, और ये पहला निबंध संग्रह है मराल के अलावा विषाद योग में भी यह संकलित है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि किसानों को क्या क्या कहा गया, ऐसे किसानों को कुबेर नाथ राय ने क्या कहा है? कुबेर नाथ राय ने क्या कहा है? तो संस्कृति का शेषनाग, संस्कृति का शेषनाग, लिखना चाहें तो लिख लें। संस्कृति का शेषनाग किसानों को किसने कहा है? तो कुबेर नाथ राय ने कहा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं साहित्यकार होते हुए भी अदना किसान कवि हूँ, ये कुबेर नाथ राय ने कहा है। कुबेर नाथ राय की जब बात आती है तो इन्होंने कामधेनु निबंध संग्रह, इनका कामधेनु निबंध संग्रह तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो कामधेनु नाम रखा था इन्होंने निबंध संग्रह का, वो अपने बाबा के एक पत्र की स्मृति में रखा है। इतिहास और सुख सारिका कथा निबंध इनका सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
इनका पहला ललित निबंध जानते हैं कौन सा है? पहला ललित निबंध कितने लोगों को पता है? कुबेर नाथ राय का पहला ललित निबंध कौन सा है? हेमंत की संध्या। नहीं पता है लिख लीजिए, हेमंत की संध्या है, जो कि धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और प्रिया नीलकंठी में संकलित है। हेमंत की संध्या, प्रिया नीलकंठी। ये पीडीएफ में नहीं, बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, आपको समझाई जाती हैं। जहाँ पर जो चीज़ें लिखाने वाला होता है बताते हैं कि लिखिए। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में देखेंगे कि इसमें 40 वर्ष की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा गया है। इसे जीवन का अंतिम पड़ाव माना गया और यह वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र भी है उत्तरा फाल्गुनी। जीवन का 30उत्तर दशक घनघोर कुरुक्षेत्र है। 30-40 वर्ष की अवस्था में मनुष्य अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है, अपने किए गए कर्मों का फल भोगता है। 40 वर्ष की अवस्था उसकी है उत्तरा फाल्गुनी। 40 से 45 वर्ष की अवस्था उत्तरा फाल्गुनी है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। कई उदाहरण द्वारा जीवन के 30वें वर्ष यानी घनघोर कुरुक्षेत्र के आरंभ का संकेत दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कहा गया कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाअभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट दिया और 33वें में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास वनवास हुआ था। उस समय सीता केवल 18 वर्ष की थी और वनवास के समय 13वें वर्ष अर्थात 30वां पार करते करते सीता हरण की घटना को बताया गया। इसी में कहा गया कि गंगा किनारे की उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि साठा तब पाठा, यानी 60 वर्ष में जवान, साठा तब पाठा। तो मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय इनकी आयु क्या है, 38 साल। मैं अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ, 38वां पावस झेल रहा हूँ। इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा। लेखक अपने वर्तमान जीवन में मघा नक्षत्र के समान जीवन चल रहा है बताया और बता रहा है कि उत्तरा फाल्गुनी आने वाला है। इसमें मघा में वे कहते हैं कि मैं क्रोध, लोभ और काम को क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार, वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर। मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने का कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वो कालमुखी वन्या है, रोधवर्ती और तटनी है। यह कथन ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे विस्तृत में जब पढ़ाया है तो मैंने इसके अलावा और भी जो कथन है वो मैंने आप सभी लोगों को लिखाया है, याद होगा। और अलग की भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जब नाटक मैंने पढ़ाया आप लोगों को तो मैंने आपको बताया था विवाह विडंबन, याद है? विवाह विडंबन किसका नाटक है? विवाह विडंबन तोताराम वर्मा का है। विवाह विडंबन तोताराम वर्मा का है, क्योंकि मिलाने वाले में बहुत काम आता है, तोताराम वर्मा का है। लेकिन विवाह विज्ञापन किसका है? विवाह विज्ञापन यानी मिलते जुलते जो नाम है, मिलते जुलते जो नाम है, विवाह विज्ञापन बद्रीनाथ भट्ट का है। विवाह विज्ञापन, और विवाह विज्ञापन में आप देखेंगे कि 5 दृश्य हैं। विवाह विज्ञापन में 5 दृश्य हैं और विवाह विज्ञापन की पंक्ति आप पढ़ेंगे तो आपको भी हंसी आएगी और आनंद भी आएगा कि प्रभो करवा दो मेरा ब्याह, होता नहीं बिना बीवी के दुनिया में निर्वाह। भोजन की चिंता मिट जावे पानी की परवाह, चाह मिटे सब मेरे मन की मिटे देह की दाह। लगा रहूं दिन रात काम में भरा रहे उत्साह, वाह वाह कह उठे जग, वाह वाह कह उठे सजग, सब ऐसा करूं निकाह। ये बेचैनी राम गाते हैं। तो विवाह विज्ञापन भी अगर कभी समय मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा नाटक है।
वैसे माखनलाल चतुर्वेदी का भी कृष्णार्जुन युद्ध नाटक जो है उसे भी आप लोग कभी समय मिले तो पढ़िएगा, जिसमें 4 अंक हैं। कृष्णार्जुन युद्ध में माखनलाल चतुर्वेदी का है, उसमें भी 4 अंक हैं। बहुत ही अच्छा नाटक है। कभी समय मिले तो चीज़ें जो बताते हैं अलग से, उनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, ज़रूर पढ़िए। कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी नाम सुना होगा आपने। प्रिया नीलकंठी पढ़िए, बहुत अच्छा है। गूलर के फूल एक अरण्य कथा है। गूलर के फूल एक अरण्य कथा है, कई लोग निबंध भी कहते हैं। गूलर के फूल में 3 मित्र हैं, काक, बक और उलूक। काक, बक और उलूक बहुत महत्वपूर्ण वो भी है और बहुत अच्छा है। ये साहित्य है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगला है उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय का। विवेकी राय हिंदी और भोजपुरी भाषा के साहित्यकार विवेकी राय हैं। ये निबंध उठ जाग मुसाफिर निबंध में संकलित है, निबंध संग्रह में संकलित है। उठ जाग मुसाफिर में इनकी पहली कहानी थी पाकिस्तानी, जो कि दैनिक आज पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को तो बात करना है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह अगर आप पढ़ें तो देखेंगे उसके भूमिका में लिखा है कि कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, पर इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया और अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैंने 10 ललित निबंध लिखूंगा। और पंडित विद्यानिवास मिश्र का एक कथन है कि पराजय कभी मत स्वीकार कीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो ये कहा है उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह की भूमिका में इन्होंने। उठ जाग मुसाफिर में जो 10 निबंध संकलित हैं, ये 10 निबंध उन्होंने अपने जीवन के 88वें वर्ष में पूरा किया। 88 में पूरा किया जाकर। और यह निबंध साहित्य अमृत पत्रिका में छप चुके थे। इनके जो ये निबंध है फुटकर निबंध, यानी 10 अलग अलग निबंध साहित्य अमृत पत्रिका में छप चुके थे। बाद में एक साथ करके उठ जाग मुसाफिर शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें 10 निबंध है। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षेभ, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्व किम, 3 डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गाँवों की, गांव पर बनाम गांव में, सवाल जीवन का। तो ये सब इसमें निबंध हैं। विवेकी राय अपने इस निबंध में सोनवानी गांव का जिक्र करते हैं। इस लेख के माध्यम से वह निम्न बातों को उठाते हैं कि गांव के लिए एक अहिंसक अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी। भोजपुरी किसान के लिए हर हर महादेव का नारा नहीं, हरियर हरियर महादेव की कामना अधिक महत्व रखती है। भारत के लाखों गांवों की तरह मेरा गांव भी बिजली और सड़क से वंचित है। शहर जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं गांव आधुनिक जीवन की विसंगतियों और पुराने और तौर तरीकों को लेकर चल रहा है। गांव में देवताओं की भरमार है। नदी देवता, पर्वत देवता, अन्न देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, फसल देवता आदि। यह निबंध किस्सा गोई शैली में है, जो मास्टर साहब से मिलने जाने की घटना से शुरू होती है और रास्ते में कल्पना के रूप में निबंध आगे बढ़ता है। और इसी में कहा गया कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफ़ा करें, लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। वैसे अभी मैंने विवेकी राय के और निबंधों के बारे में आपको बताया है। विवेकी राय का जो किसानों का देश निबंध संग्रह है, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम निबंध संकलित है। जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना निबंध संकलित है। देहात का दाल भात शहर का सलाम निबंध संकलित है। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, विवेकी राय का ये भी निबंध उसमें संकलित है। तो विवेकी राय के कई निबंध मैंने आपको बताए हैं कि जो वहाँ पर संकलित हैं। तो इस निबंध में आपने ये देखा। इसके अलावा इसी में कहा गया कि माता बिना आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, जीने वाले हम स्वयं बंधे थे और सत्य ही सारा बंधन तोड़ चले।
तो ये पंक्तियाँ भी आपको ध्यान रखना है कि इस निबंध में कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं, कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा इसमें कहा गया कि अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं, लेकिन भावात्मक संबंधों वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी खाली नहीं होता। स्वयं दुखी ना होना और दूसरों को दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजनहिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। तो यह इस निबंध में कहा गया। इसके बाद में जो अंतिम निबंध है संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का, इसमें आप देखेंगे कि नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य हैं। विशुद्ध आलोचना के प्रतिष्ठापक, प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर नामवर सिंह हैं। इनकी दो रचनाएं तो खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। इसके अलावा इनका निबंध संग्रह व कलम खुद है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है, पृथ्वीराज रासो की भाषा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। वैसे नामवर सिंह का पत्र संग्रह भी हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए, कई बार से पूछा नहीं गया। पत्र संग्रह इनका अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। दो पत्र संग्रह हैं, एक है काशी के नाम और दूसरा है तुम्हारा नामवर। काशी के नाम और तुम्हारा नामवर, ये दो इनके पत्र संग्रह हैं, लिख लीजिएगा। तो संस्कृति और सौंदर्य 1882 में प्रकाशित हुआ। संस्कृति और सौंदर्य निबंध, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के सौंदर्यात्मक दृष्टि के मूल्यांकन में लिखा गया है। इस निबंध का प्रारंभ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल से होता है। अब ये तथ्य आपका महत्वपूर्ण हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रारंभ होता है, तो अशोक के फूल। इस निबंध में उन्होंने द्विवेदी जी के सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता को व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। इन पर संस्कृत विरोधी होने के साथ साथ सौंदर्य विरोधी होने का भी आरोप लगता रहा है, जबकि ये ना तो संस्कृत विरोधी रहे हैं और ना ही सौंदर्य विरोधी। फिर भी इनका विरोध इसलिए था कि इन्होंने इन दोनों में से अभिजात्यपन का अतिरेक था, या ऐसा कहें कि इन दोनों यानी संस्कृति और सौंदर्य को अभिजात्य का हिस्सा मान लिया था, इसी कारण विरोध था। तो इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य का असली रूप सामने आया और पारंपरिक गलत व्याख्याओं और धारणाओं से मुक्ति मिली। इस निबंध में यह भी बताया गया कि जो विषय रविंद्रनाथ का था वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। नामवर सिंह ने अशोक के फूल निबंध के बारे में कहा है कि और यह सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया, प्रकृत वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पूर्ण प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राह्यता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है।
इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी सौंदर्यपरक निबंधों की चर्चा करते हुए उनके शुद्धिकरण की बात नामवर सिंह ने की है। तो बात बहुत संक्षेप में ख़त्म करना था यहाँ पर, तब भी आधा घंटे का लेक्चर हो चुका है। आपको भी अगर ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जितने उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, उन सब का PDF मिल जाएगा। और कल हम लोग बात करेंगे अन्य विधा की। अन्य विधा में संस्मरण है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, आत्मकथा है। जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं लगी हैं, अन्य विधाएं, वो सारी कल हम लोग करेंगे। पहला लेक्चर कंपटीशन एकेडमी पर, दूसरा लेक्चर द गुरु एकेडमी पर, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। और लाइव क्लास रात में 9 बजे कंपटीशन एकेडमी पर होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।